So in today's class, we will be going to learn when to use class diagrams. मैं इसमें ये भी बता दूंगी कि when to use domain diagrams. So we start with because domain diagram always comes before class diagrams. तो domain diagram हम कब बनाएंगे? जब हम elaboration phase पे या inception phase में होंगे, मतलब first two phases of unified process, either inception phase, either elaboration phase. वैसे मेनली तो इलाबोरेशन फेज ही रहता है जिसमें हम डोमेन डायग्राम बनाते हैं. इलाबोरेशन फेज में डोमेन डायग्राम क्यों बनता है? क्योंकि ये बिजनेस डायग्राम होता है, ये बिजनेस मॉडल होता है. इसमें हम डोमेन को स्पेसिफाई करते हैं कि हमें डोमेन में क्या क्या इंक्लूड करना है वाइल डेवलपिंग आवर सॉफ्टवेयर. हमें यदि वॉट एवर वी आर डेवलपिंग वो यदि हमें अपने क्लाइंट को क्लियर करना है, तो क्लाइंट को क्लियर करने के लिए जो सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल होता है वो डोमेन मॉडल ही होता है. तो इसके डोमेन मॉडल हम इलाबोरेशन फेज में करते हैं. लेकिन जो क्लास डायग्राम है वो हमारा इलाबोरेशन के लास्ट में और कंस्ट्रक्शन फेज में मेनली बनता है, जिसमें ऑल अदर डिजाइन डायग्राम्स भी बनते हैं. क्योंकि क्लास डायग्राम जो रहता है वो डिटेल्ड डायग्राम रहता है, उसमें हम केवल बिजनेस पर्पज से नहीं करते हैं, उस डायग्राम को बेस रख के हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं. ठीक है, लेकिन क्लास डायग्राम का जो बेस है वो क्या रहता है, डोमेन मॉडल. लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो बेस है वो क्या रहेगा, आपका क्लास डायग्राम. आप डोमेन डायग्राम की हेल्प से कभी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करोगे, आप हमेशा क्लास डायग्राम के बेस से क्लास डायग्राम के बेस से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे. सो व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम्स, these are the backbone of nearly all object oriented methods. So you will find yourself using them all the time. मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कोई भी फेज में हो, आप क्लास डायग्राम का यूज तो हमेशा ही करोगे, क्योंकि इट इज द बैकबोन एंड इट इज यूज्ड ऑल द टाइम. The trouble with the class diagram is that they are so rich, they can be overwhelming to us. They are मतलब here are the few tips. मतलब क्लास डायग्राम इतने अच्छे होते हैं, उसमें इतना ज़्यादा काम का कंटेंट होता है कि हमारे लिए वो हर फेज पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. First, don't try to use all the notation available to you. Start with the simple step, that is classes, association, attributes, generalization and constraints. मतलब डोंट ट्राई टू यूज ऑल दी नोटेशन अवेलेबल टू यू. मतलब कि क्लास डायग्राम में बहुत सारी चीजें होती है, तो जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें इम्प्लीमेंट करना ही. आप ये मत सोचना कभी भी कि मैडम ने एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया तो आप ये मत सोचना कि अरे इस क्लास डायग्राम में जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, इस डायग्राम में कोई मल्टीप्लिसिटी तो है ही नहीं. ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है. या आपने कोई क्लास बने तो अरे इस क्लास का कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो डोंट वरी. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्लास के ऑपरेशन होंगे ही होंगे या हर क्लास के बीच में रिलेशनशिप होगी होगी. जो आपको लगता है कि जो वैलिड है आप सिर्फ वही रिप्रेजेंट करोगे, आप इनवैलिड चीजों को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करोगे. तो मेनली जिसको रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, आपका नेम ऑफ द क्लासेस, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके बीच की एसोसिएशन या उनके बीच की जनरलाइजेशन, उनके बीच की रिलेशनशिप. ठीक है, आपको ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करना है. और आपको फर्दर एक्सप्लेन करना है तो आप एडिशनल रूल्स नोट के फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हो. ठीक है. Fit the perspective from which you are drawing the model to the stage of the product. हमेशा से अपने बताते आ रहे हैं कि अपने दिमाग में आपको एक परस्पेक्शन बना लेना है कि हम क्या एक्चुअली डेवलप करना चाहते हैं. क्योंकि यदि हमारा विजन क्लियर है, तो विजन क्लियर है तो हमारा जो उस विजन तक पहुंचने का जो पाथ है वो भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा. जो रूट है, मतलब जो हम क्लास डायग्राम यूज केस डायग्राम बनाएंगे वो भी अपने आप आपके सही बन जाएंगे यदि आपका विजन क्लियर है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू आर इन एनालिसिस ड्रॉ कंसेप्चुअल मॉडल. अभी मैंने बताया यदि आप एनालिसिस फेज में तो आप कंसेप्चुअल मॉडल बनाओगे. कंसेप्चुअल मॉडल किसको बोलते हैं, डोमेन मॉडल को. तो आप एनालिसिस फेज में डोमेन मॉडल को बनाओगे. व्हेन वर्किंग विद सॉफ्टवेयर कॉन्सेंट्रेट ऑन स्पेसिफिक मॉडल. जब आप यदि कंस्ट्रक्शन फेज पे काम कर रहे हो, आप जब मतलब आप डिजाइन फेज पे काम कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिक मॉडल जितने भी आपको सब बनाने, चाहे सीक्वेंस हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे यूज केस हो, चाहे ईआर हो, चाहे डेटा फ्लो डायग्राम हो, मतलब जितने भी हो आप सब बना सकते हो. ठीक है. नाउ ड्रॉ इम्प्लीमेंटेशन मॉडल ओनली व्हेन यू आर इलस्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक. आप इम्प्लीमेंटेशन मॉडल कब करोगे, आप ट्रांजिशन फेज में बनाओगे, जब आपको क्लाइंट को आपके सॉफ्टवेयर को पूरा देना है वापस. तो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की कैटेगरी में आते हैं पैकेज मॉडल और कंपोनेंट मॉडल्स. क्लियर है आपको, ये सब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आपको याद रखेंगे.
इलाबोरेशन फेज में कौन सा आएगा, डोमेन मॉडल या यूज केस और यूज केस मॉडल। जो बीच का फेज है कंस्ट्रक्शन, उसमें ऑल अदर आ जाएंगे, सीक्वेंस, एक्टिविटी, क्लास डायग्राम, ये सब उसमें आ जाएंगे। और मेन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जो हमारी 4th यूनिट है शायद, उसमें कौन से आएंगे आपके, पैकेज और कंपोनेंट मॉडल। ये सब किसमें आएंगे आपके लास्ट मॉडल में, जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो, फाइनली दे रहे हो, ठीक है। सो डोंट ड्रॉ मॉडल फॉर एवरीथिंग, इंस्टीड कॉन्सेंट्रेट ऑन द की एरियाज, मतलब आपको मेन एरिया पे काम करना है। हम हमेशा बोलते हैं ओनली शोइंग द एसेंशियल फीचर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन बैकग्राउंड डिटेल्स। आपको बैकग्राउंड डिटेल को शो करने की क्लाइंट को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आपका काम है, टेक्निकल पार्ट जो आपका काम है। तो आप सिर्फ की एरियाज पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। एंड इट इज बेटर टू हैव अ फ्यू डायग्राम दैट यू यूज एंड कीप अप टू डेट व्हेन दे मे फॉरगॉटन ऑब्सोल्यूट मॉडल्स। मतलब आपको हमेशा जो मेन डायग्राम्स है, जैसे यूज केस है, क्लास है ना, उसके बाद आपके जो कंपोनेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है, इनको हमेशा अप टू डेट आपको रखना है। क्यों? क्योंकि इसी से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो बेस है वो यही मॉडल होगा। तो समझ में आया? सिंगल लाइन में जो समझाया, मतलब पूरा जो लिखा है इसको सिंगल लाइन में बोलूं तो क्लास डायग्राम्स आर दी बैकबोन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसको बेस रख के, उसको रूट रख के हम हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डायग्राम है, सॉफ्टवेयर डायग्राम हमेशा आपका वो होता, सॉरी क्लास डायग्राम आपका हमेशा वो होता है जिसमें आपकी हर चीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्पेसिफाई रहती है। वो क्या क्या रहती है, आपकी क्लासेस क्या होगी, उनके बीच की रिलेशनशिप क्या होगी, और उसमें एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस क्या क्या होंगे। क्लियर है आपको? व्हेन टू यूज क्लास डायग्राम, आप क्लास डायग्राम कब यूज करोगे, हम क्लास डायग्राम यूज करेंगे डिजाइन फेज में, मतलब कंस्ट्रक्शन फेज में, यदि फेज ऑफ यूनिफाइड प्रोसेस की बात करें, और वहां पर आप उसको बेस बना के बहुत अच्छे से बनाएंगे ताकि वो आपका बेस बने आगे के फेजेस के लिए, ठीक है ना। देखो कल भी हमने बहुत सारे डायग्राम बताए थे। देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डोमेन डायग्राम, क्योंकि इसमें ऑपरेशंस मैंने नहीं लिखे हैं। तो देखो पर्सन, सो मेनी पर्सन मे बी हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। अब हॉस्पिटल भी बहुत सारे हो सकते हैं हर पर्सन का। एक ही पर्सन को यदि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में जाएगा, एक ही पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट, उसका बच्चा है यदि तो वो उसको लेके पीडियाट्रिशियन वाले हॉस्पिटल में जाएगा, मतलब डिपेंड्स। तो पर्सन, सो मल्टीपल पर्सन कैन रिलेटेड टू मल्टीपल हॉस्पिटल। अब डिपार्टमेंट, इसके साथ रिलेशनशिप कौन सी है, होलो डायमंड है। होलो डायमंड मतलब कौन सी होती है, एग्रीगेशन, राइट। तो एग्रीगेशन मतलब जो डिपार्टमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल, ओके। एंड स्टाफ इज अगेन अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। एंड स्टाफ में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑपरेशनल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ। इसलिए यहाँ पर जो स्टाफ है वो जनरल क्लास है, और ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटर और टेक्निकल स्टाफ उसकी स्पेशलाइज्ड क्लास है। अब टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट ये दोनों अगेन स्पेशल क्लास है, पर इसकी जनरल क्लास कौन सी है, टेक्निकल स्टाफ। क्लियर है? वैसे ही जो फ्रंट एंड स्टाफ है या रिसेप्शनिस्ट जिसको बोलते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ की कैटेगरी में आते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ यहाँ के लिए जनरल हो जाएगी, और फ्रंट डेस्क स्टाफ और रिसेप्शनिस्ट उसकी स्पेशल क्लासेस हो जाएगी। वैसे ऑपरेशन स्टाफ ये आपकी जनरल क्लास हो जाएगी, और डॉक्टर और नर्स उसकी स्पेशल क्लास हो जाएगी। और डॉक्टर की फर्दर स्पेशल क्लास हो जाएगी कि वो ऑर्थोपेडिक है, वो न्यूरोलॉजिस्ट है, वो पीडियाट्रिशियन है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। वो यहाँ पर तो सर्जन लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको फर्दर और कर सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब अब जैसे पर्सन है तो पर्सन स्टाफ भी हो सकता है, पर्सन पेशेंट भी हो सकता है। तो पर्सन जनरल क्लास हो गई, पेशेंट और स्टाफ उसकी स्पेशल क्लासेस हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि किस तरह से डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से आपको अपना विजन क्लियर रखना है जब आप कोई भी क्लास को बनाएंगे। कौन किसका पार्ट है ये समझना बहुत जरूरी है, कौन किसका टाइप है ये समझना जरूरी है। यदि टाइप्स है तो आप उसको स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन के फॉर्म में शो करेंगे, और यदि कोई उसका पार्ट है तो आप पहले सोचोगे कि वो पार्ट किस टाइप का पार्ट है, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है या वीक रिलेशनशिप शो करता है। यदि वो वीक रिलेशनशिप शो करता है तो आप उसको एग्रीगेशन की कैटेगरी में जाएंगे, और यदि वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है तो आप उसको सॉलिड डायमंड मतलब कंपोजिशन की तरफ लेके जाएंगे।
बात आ रही है समझ में? इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत अच्छा यूज केस डायग्राम, सॉरी क्लास डायग्राम या डोमेन डायग्राम नहीं बना पाओगे। आई एम श्योर अबाउट इट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट? इस डायग्राम में किसी को कोई डाउट? आज मैं आपको सेकेंड यूनिट की सारी पीपीटी सेंड कर दूंगी। इस पर्टिकुलर डायग्राम में कोई डाउट है आपको कि मैडम यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कुछ किसी को डाउट? यहाँ पर हमने सिर्फ क्या मेंशन कर रखे हैं, यहाँ पर हमने सिर्फ एट्रीब्यूट को मेंशन कर रखा है, ऑपरेशन को मेंशन नहीं कर रखा है। उसी से क्लियर हुआ है कि ये एक डोमेन डायग्राम है। ठीक है, चलो इफ यू हैव नो डाउट देन यू कैन स्विच टू अदर। ओके, अगेन उसका वेरिएंट सेम वही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में है। इसमें बहुत डिटेलिंग जो है वो नहीं है। क्या है इसमें? डॉक्टर, पर डॉक्टर के एट्रीब्यूट हैं और डॉक्टर के ऑपरेशंस भी यहाँ पर है कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन कौन करेगा? डॉक्टर। चेक रिपोर्ट कौन करेगा? डॉक्टर। प्रिस्क्राइब टेस्ट कौन करेगा? डॉक्टर। फिर ड्रॉ सैलरी कौन करेगा? डॉक्टर। फिर पेशेंट क्या करेगा? पेशेंट बिल्स पे करेगा और उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे। फिर डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा? ऐड डिपार्टमेंट, डिलीट डिपार्टमेंट, ऐड अ डॉक्टर, डिलीट डॉक्टर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का काम होगा। जैसे आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का जो काम रहता है। फिर आपने रिसेप्शनिस्ट है तो रिसेप्शनिस्ट क्या करेगी? चेक रूम अवेलेबिलिटी, बुक रूम, जनरेट बिल, मेंटेन पेशेंट डिटेल, ड्रॉ सैलरी। मतलब ये किसके फंक्शन हो गए? रिसेप्शनिस्ट के फंक्शन हो गए। आपको आ रहा है समझ में कि क्या हो रहा है? वन और मोर डॉक्टर कैन कम्युनिकेट टू वन और मोर पेशेंट्स, then one or more patient can communicate to only one receptionist, वहां पर केवल वन लिखा हुआ है। then one receptionist can generate zero or multiple bills। जीरो बिल क्यों? वो पूछताछ करके चलेगा, इंक्वायरी करके चलेगा, वो एडमिट नहीं हुआ या उसने किसी को डॉक्टर को दिखाया नहीं तो बिल की वहां पर कोई जरूरत ही नहीं है। देन वन बिल वन पेशेंट, एक बिल का एक पेशेंट का एक ही बिल बनेगा। देन वन पेशेंट वन रूम, एक पेशेंट एक ही रूम में रहेगा, मल्टीपल रूम में तो रह नहीं सकता। देन ठीक है, देन वन और जीरो और मोर डॉक्टर टू वन डिपार्टमेंट। हो सकता है कोई मतलब कोई डॉक्टर या तो एक भी डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करता हो या वो बहुत सारे डिपार्टमेंट को, सॉरी, या तो वो कोई किसी एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करता हो। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। यदि आपके हॉस्पिटल में कोई गेस्ट डॉक्टर है तो आपके हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, पर वो यदि आपके ही हॉस्पिटल से एसोसिएटेड डॉक्टर है तो डेफिनेटली वो किसी एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना कि वो किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए रहते हैं, पर कोई डॉक्टर होते हैं वो किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए नहीं रहते, उनका पर्सनल क्लिनिक रहता है, उनका पर्सनल नर्सिंग होम रहता है। ठीक है, तो इस तरह के लिए उसमें इसलिए जीरो से एस्ट्रिक से लेके वन तक की उसमें रिलेशनशिप है। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट? अब आप बोलोगे मैडम रूम का तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है, तो रूम का क्या ऑपरेशन होगा? आप खुद सोचो, यदि रूम का कोई ऑपरेशन हो, आपको ऐसा लगता हो तो आप लिख सकते हो। पर यदि रूम का कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि रूम में पेशेंट है उसका फंक्शन है, या कोई वार्ड बॉय है उसका फंक्शन है कि वो रूम में आ रहा है, रूम की सफाई कर रहा है, तो वो तो वार्ड बॉय का फंक्शन हो गया। या कोई पेशेंट है तो रूम के लिए पे कर रहा है, रूम को सिलेक्ट कर रहा है, तो वो पेशेंट का हो गया। पर्टिकुलर रूम का कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वो मेंशन नहीं किया। वैसे बिल बिल का कोई ऑपरेशन नहीं है, बिल कोई रिसेप्शनिस्ट जनरेट कर रहा है और पेशेंट उसको पे कर रहा है, मतलब बिल का अपने आप में कोई रूल नहीं है, क्योंकि बिल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव एक्टर। बिल एक पैसिव एक्टर है, वो सिर्फ बैकग्राउंड में काम कर रहा है। ठीक है, रूम क्या है? एक पैसिव एक्टर है, वो सिर्फ बैकग्राउंड में काम कर रहा है, दैट्स व्हाई इसके कोई भी ऑपरेशंस नहीं है। एनी डाउट? ये क्लास डायग्राम है क्योंकि इसमें आपने क्या किया है? ऑपरेशंस को भी मेंशन किया है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का ये जो पहले वाला डायग्राम बताया था ये डोमेन का एग्जांपल हो गया, और इसमें जो नेक्स्ट वाला डायग्राम बताया ये क्लास डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, नाउ अनदर डायग्राम, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये आप लोगों से रिलेटेड इसलिए मैंने लिया है, जो आप स्टूडेंट करवाते हैं हर इसमें कोर्स। तो यहाँ पर यूजर है, तो यूजर कौन होगा? डेफिनेटली स्टूडेंट होगा। तो स्टूडेंट के आप एट्रीब्यूट लिख लोगे, उसका नाम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी। फिर अब स्टूडेंट क्या कर सकता है? तो सबसे पहले तो वो यूज कर सकता है एज ए यूजर, फिर वो सेट नेम कर सकता है, गेट नेम कर सकता है, सेट पासवर्ड कर सकता है, गेट पासवर्ड कर सकता है, सेट ईमेल कर सकता है, गेट ईमेल कर सकता है,
सेट एड्रेस, गेट एड्रेस, सेट कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब जितनी भी चीजें उसको अपडेट भी कर सकता है और उसमें ऐड भी कर सकता है, ठीक है। ये एक यूजर है। अब यूजर अभी यहाँ नहीं बताया है कि यूजर स्टूडेंट है या प्रोफेसर है, इसलिए यहाँ पर जो कोर्स रजिस्टर सिस्टम में जो यूजर है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, टाइप से उसके, प्रोफेसर और स्टूडेंट। यदि स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट आईडी उसमें उसका नया आ जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर का तो आईडी होता नहीं है, ठीक है। और यदि वो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर क्या क्या कर सकता है, अपना उसका स्टाफ आईडी रहेगा, उसकी सैलरी रहेगी, उसका एक डिपार्टमेंट रहेगा। अब स्टूडेंट का भी डिपार्टमेंट हो सकता है ऐसा, ठीक है। आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि मैडम डिपार्टमेंट स्टूडेंट में क्यों नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल लिख सकते हो, डिपार्टमेंट स्टूडेंट में आएगा, ठीक है। तो आप ये इसके काम हो गए। फिर कोर्स, कोर्स मतलब कि इस कोर्स में स्टूडेंट को रजिस्टर करवाना है, तो सेट कोर्स कोड, आपके भी जैसे सब्जेक्ट के नाम होते हैं उसका कोड होता है, फिर फैकल्टी के भी कोड होते हैं, फैकल्टी के नाम होते हैं, फिर कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कोर्स कब एंड हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास कोर्स डिटेल में होती है। जैसे जो स्टूडेंट एनपीटीईएल के सर्टिफिकेट करते हैं उसमें रहता है ना कि आप किसी भी कोर्स में लॉग इन करते हैं, उसकी स्टार्ट डेट आ जाती है, उसकी एंड डेट आ जाती है, आपको एग्जाम डेट उसकी पता चल जाती है, कोर्स के कोऑर्डिनेटर कौन है उसके नाम पता चल जाते हैं आपको, कोर्स को टीच कौन करेगा उसके नाम पता चल जाते हैं, तो हर चीज आपको पता चल जाती है रिलेटेड टू कोर्स। अब जो मेन कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो करता क्या है, वो फैकल्टी को या यूजर को लॉगिन करवाएगा, मतलब यूजर को लॉगिन करवाएगा, चाहे वो फैकल्टी हो या चाहे प्रोफेसर हो। फिर कोर्सेज की लिस्ट वो डिस्प्ले करेगा, वो नए कोर्सेज को ऐड कर सकता है, पुराने कोर्सेज को ड्रॉप कर सकता है। फिर वो रजिस्टर्ड कोर्सेज कौन कौन से हैं आपको ये बता देगा, कौन सा कोर्स कितने महीने का ये बता सकता है। फिर आप कौन से कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब वो 8 सेमेस्टर का या इवन सेमेस्टर का वो बता सकता है। आप किसी भी कोर्स के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हो, किसी भी कोर्स को रिमूव कर सकते हो, मतलब सो मेनी टाइप्स, मतलब बहुत सारी चीजें एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हो सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आपको सिर्फ आपकी सोच तैयार रखना है, आपको सिर्फ आपको विजन क्लियर करना है कि आपको कोई भी सिस्टम को आप जनरेट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप फ्रेंड्स मिलकर सोचते हो ना यार अपन ये वाला मॉड्यूल कर सकते हैं, अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अपन तो दैट इज व्हाट, दैट इज द R&D ऑफ योर प्रोजेक्ट। मतलब यही तो आप इंसेप्शन फेज में और इलाबोरेशन फेज में करते हो, और जो आप इंसेप्शन फेज इलाबोरेशन में फेज में करते हो वही तो आप फाइनल पर बनाते हो, कहाँ पर उसको, वही फाइनल आप कंस्ट्रक्शन फेज में उसको करते हैं, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। ओके, ये डायग्राम आपको क्लियर है, दिख रहा है? एडमिन, प्रोडक्ट, गेस्ट, कार्ट, कस्टमर, पेमेंट, क्लियर है आपको ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, ये जो डायग्राम है ये आप समझ सकते हो कि कोई अमेजन सिस्टम का डायग्राम है, मतलब एक ऑनलाइन शॉपिंग का क्लास डायग्राम है। तो इसमें एडमिन है, एडमिन क्या, जैसे ये शायद ऑनलाइन फूड डिलीवरी का है, ठीक है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, तो व्यू फूड, ऐड मेनू, ये कौन कौन कर सकता है, एडमिन कर सकता है। ऐड फूड, डिलीट फूड, मॉडिफाई मेन्यू, मेक डिलीवरी, कंफर्म डिलीवरी, ये सब कौन करता है, एडमिन, मतलब जोमेटो करता है, जोमेटो की जो ऐप है वो करती है। तो कस्टमर क्या क्या कर सकता है, वो फूड को बाय कर सकता है, मेन्यू देख सकता है, पेमेंट कर सकता है, वो ऐड टू कार्ट कर सकता है या डिलीट फ्रॉम कार्ट कर सकता है। बिल्कुल सही है, यस और नो? यस मैम। ओके यस ओके मैम। ओके। और अब हमारा प्रोडक्ट है, तो जो भी मतलब फूड है, तो फूड की क्या होगा, फूड का नाम रहेगा, फूड की कैटेगरी रहेगी, उसकी सब कैटेगरी रहेगी, मीडियम, स्पाइसी, स्पाइसी, और है ना अलग अलग, उसमें अपन देखते ही आप बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पर जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका, प्रोडक्ट जो है उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं रहता है, क्योंकि प्रोडक्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है, एडमिन प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है, तो प्रोडक्ट का अपना कोई भी ऑपरेशन इसमें नहीं है। फिर सपोज कोई गेस्ट यूजर है, तो गेस्ट यूजर क्या कर सकता है, या तो सिर्फ वो मेन्यू को देख सकता है या अपने आप को वो रजिस्टर साइन अप करवा सकता है, पर वो ऑर्डर कब तक नहीं कर सकता, जब तक वो रजिस्टर्ड यूजर नहीं होगा, ठीक है। और कार्ट में भी क्या होता है, कार्ट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं और उनकी प्राइसेस रहती है, और आप किसी भी टाइम कार्ट में से प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यही अपन ने बताया। पेमेंट, पेमेंट में क्या होता है कि कस्टमर आईडी रहता है, कस्टमर का नाम रहता है, कस्टमर का कार्ड टाइप रहता है और कस्टमर का कार्ड नंबर रहता है, और वो यदि सब कुछ सही हो जाता है तो आपका पेमेंट जो है वो डन हो जाता है और आपको फूड जो है वो डिलीवर हो जाता है ना। ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगी कि एडमिन मैनेजेस प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकता है, प्रोडक्ट को रिमूव भी कर सकता है, अभी हमने पढ़ा उसके वर्क में।
प्रोडक्ट व्यू गेस्ट, मतलब गेस्ट क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट्स को व्यू करेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्रोडक्ट मतलब फूड आइटम्स, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें एडमिन और कस्टमर में कोई रिलेशनशिप नहीं बताई है। क्यों नहीं बताई है? क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा कि कस्टमर कैन व्यू प्रोडक्ट्स, और यदि वो कस्टमर प्रोडक्ट पे व्यू करता है तो वो उसको अपने कार्ट में ऐड भी कर सकता है, और कस्टमर पेमेंट भी करेगा। इसलिए कस्टमर और पेमेंट के बीच में भी रिलेशनशिप है, और कस्टमर और कार्ट के बीच में भी रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि वन और मोर कस्टमर, मतलब जो वन कस्टमर है उसको वन कार्ट में अपने आइटम्स कर सकता है। इसमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप नहीं आएगी। मतलब मैनी टू मैनी कब आएगी, जब आप बहुत सारे कस्टमर की बात करें, लेकिन आपका अकेला सिंगल लॉगिन है तो उसमें आप ही अकेले कस्टमर होंगे और आपका अपना एक ही कार्ट होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं और पेमेंट भी आप एक ही बार करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने बहुत सारे एग्जांपल इसीलिए ले लिए कि आपको बहुत क्लियर हो, ठीक है। चलिए, एनी डाउट? दैट इज द एंड ऑफ द यूनिट फ्रॉम माय साइड, एक्सेप्ट रिलेशनशिप बिटवीन यूज केस एंड सीक्वेंस डायग्राम, ओनली एक्सेप्ट वन टॉपिक जो मैंने अभी छोड़ दिया है। उसके अलावा द यूनिट इज एंड फ्रॉम माय साइड। आपको यदि कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। बहुत सारे डायग्राम मैं आपको बता चुकी हूँ, लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं। आपको डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। आई विल सेंड यू ऑल द PPTs टुडे and I'll try to send the assignment also by today for unit number 2, which will be containing 5 questions. इसके 2 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन है डोमेन मॉडल और क्लास डायग्राम में डिफरेंस, और दूसरा क्वेश्चन है ड्रॉ द डोमेन मॉडल एंड क्लास डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन। यही थे दोनों क्वेश्चंस? यस मैम। यस। Yes, और बाकी ma'am. के जो 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको आई गिव यू बाय टुडे, ठीक है। थर्ड यूनिट आपकी पढ़नी है, आपको डायनेमिक एंड इम्प्लीमेंटेशन यूएमएल डायग्राम, मतलब डायनेमिक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपके इंटरेक्शन डायग्राम आ जाएंगे, सीक्वेंस, एक्टिविटी, कोलैबोरेशन डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, देन यूएमएल पैकेज डायग्राम और कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, मतलब ट्रांजिशन फेज वाले भी आ जाएंगे। बल्कि जो पैकेज डायग्राम और कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, दिस इज द टाइप ऑफ स्टैटिक डायग्राम, पर ये शायद इसी यूनिट में डाल रखे हैं, कोई बात नहीं। ये स्टैटिक डायग्राम है, पैकेज डायग्राम, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये स्टैटिक डायग्राम्स होता है। और ऊपर वाले जितने भी एक्टिविटी, सीक्वेंस, स्टेट मशीन और कोलैबोरेशन, ये सारे डायनेमिक डायग्राम्स हैं, ठीक है। ओके देन, ऑन वीडियो cameras.